हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैंने अपने इसके जो पहले वीडियोस में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप प्लीज उस वीडियो को देख लें। मैंने उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपके पास दी गई है। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक को आप सेव कर लें और उसे प्लीज वॉच करें ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। क्वेश्चन नंबर 1, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन टू बी इन द वर्ल्ड। ये हमारी महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट है ये बुक से। व्हाट डज गांधी मीन बाय द स्टेटमेंट? गांधी जी से क्या समझाते हैं हमें? यू सब्सक्राइब टू हिज व्यू। क्या आप इस बात से सहमत है? Answer 1, Gandhi ji believes the Indian civilization cannot be beaten in the world, cannot be beaten in this world because it stands for the higher values of life। तो ये बात सही है कि इंडियन सिविलाइजेशन को कोई मात नहीं दे सकता है क्योंकि ये सबसे ऊंची वैल्यू हमारी जो संस्कृति है या सभ्यता है तो उस चीज पर निर्भर है, उस चीज पर खड़ा है। Neither are other civilization met their doom or they accepted change with the passage of time। और जो बाकी जो देशों की जो सभ्यता थी वो एक्सेप्ट किए चेंजेस को और वक्त जैसे जैसे गुजरता गया वो चेंजेस को एक्सेप्ट करते गए। However, India is based on the foundation laid by our ancestors। पर इंडिया ने ऐसा नहीं किया। हमारे देश आज भी उसी संस्कृति पर निर्भर है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए बना कर गए थे। हम किसी भी नई संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं किए हैं। Moreover, this is the glory of our civilization। यही हमारी देश की शान है, पहचान है। Because of the glory of our civilization is our adherence to the age-old value of our country। और हमारी जो age-old values है ना, जो हमारे जो पूर्वज हमारे लिए बना के जो बहुत ही पुरानी जो वैल्यूज है हमारी, वही हमारी शान है। और अगर हम इसी चीज पर निर्भर रहेंगे तो हम आगे भी अपने देश को ऐसे ही बाकी देशों से ऊंचा रख सकते हैं। While other civilization have turned into memory। अब आप जैसे देख सकते हैं ना, पहले की जो सभ्यता थी, जो सिविलाइजेशन थे, वो कैसे कैसे करके धीरे धीरे खत्म हो गए हैं और वो सिर्फ यादें हैं, मेमोरी है एंड इज कन्फाइंड टू हिस्ट्री। और वो एक हिस्ट्री बन चुकी है, पास्ट है। बट इन आवर कंट्री वन कैन स्टिल सी द एंशिएंट इंडियन लिविंग। पर आज भी हमारे देश में कोई आए तो वो हम देख सकते हैं कि आज भी हमारे देश में वो सारी चीजें मौजूद है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए रख के गए हैं। दिस इज बिकॉज द पीपल इन आवर कंट्री हैव स्ट्रॉन्ग रिलीजियस वैल्यूज। और ये बात पूरे देश को पता है कि इंडिया जो है ना वो धार्मिक देश है, यानी कि हर धर्म के लोग इसमें जीते हैं, बसते हैं और अपने धर्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हियर आई स्ट्रांगली अग्री विद द राइटर। और यहाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ राइटर से। ही इज राइट इन हिज ऑब्जर्वेंस। और उन्होंने जो ऑब्जर्व की ना वो उस पर बिल्कुल सही है। दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन दिस वर्ल्ड। और उसे कोई मात नहीं दे सकता इस दुनिया में। जैसे इंडिया धीरे धीरे करके अपने आगे बढ़ रहा है ना, अपने रिलीजियस वैल्यूज को लेकर उसे कोई भी मात नहीं दे सकता। क्वेश्चन 2, वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। The more it gets, the more it wants। जितना उसे मिलता है वो उतना चाहता है। And still remains unsatisfied। हमारा माइंड कभी संतुष्ट नहीं रहता, हमारा दिमाग। Pick out other metaphors used in this lesson। बाकी कुछ और भी है जिससे कंपेयर किया गया है, आप उसको बताइए। How do these metaphors help गांधी जी in persuading the readers? और गांधी जी कैसे बाकी दूसरी चीजों से कंपेयर करके अपने रीडर्स को अपनी बात से सहमत करवा रहे हैं? आंसर 2, गांधी जी हैज यूज्ड मेनी मेटाफर्स इन हिज एसे। गांधी जी बहुत सारे मेटाफर्स यूज किए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग माइंड अ रेस्टलेस बर्ड, ही हैज यूज्ड मेनी अदर मेटाफर्स प्रोफाउंड इन मीनिंग। और सिर्फ माइंड को उन्होंने रेस्टलेस भी कहा है, एक बर्ड से कंपेयर किया है। वो दूसरे मेटाफर्स को भी यूज किए जो बिल्कुल इसी मीनिंग पर ही निर्भर है। He has used the golden fleece to express the idea of something which is difficult to achieve। वो golden fleece भी बताए हैं जो ऐसा जो हमारे सोच से पाना बहुत मुश्किल हो। He has taken it from Greek mythology। वो उन्होंने ग्रीक मैथोलॉजी से
ये गोल्डन फ्लीज वाली जो बात है ना, उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी से लेकर हमें समझाई है कि अगर हम कोई चीज को अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर करें खुद को या उसे कॉपी करें, तो हम अपने जो हमें पाना है, जो अचीव करना है, उसे नहीं पा सकते हैं। इट शो दैट गांधी जी इज वाइड रेंज ऑफ रीडिंग एज वेल एज इज मास्टरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये हमें ये भी बताता है कि गांधी जी बाकी और भी देश की बुक्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और उन इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने कितनी मास्टरी करके रखी, यानी उनको इस लैंग्वेज पर पूरा उनका कंट्रोल है, यानी कि उस जमाने में इस लैंग्वेज को वो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। Another metaphor he has used in the essay is a sheet anchor, which means security here. Security यानी कि हमारा जो सभ्यता है ना, वो हमें सिक्योरिटी देता है। In this way we see that Gandhi ji has used metaphors in order to express his thoughts in a clear and easy way. ये सारी बातें उन्होंने इसीलिए बताई हमें, ताकि वो अपने सोच को, उनकी जो सोच है वो हमें समझा सके, और बहुत ही सीधे और साफ भाषा में वो हमें समझा सके। Question 3. A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich often seems to be unhappy, the poor to be happy. ये एक बात जो उन्होंने कही है कि जरूरी जो इंसान जो खुश है वो अमीर होगा, और जो दुखी है वो पुअर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। What according to Gandhi defines happiness? गांधी जी के नजरिए से क्या चीज है जो हमारी खुशी को डिफाइन करती है, क्या चीज है जो हमें बताती है कि हम कैसे खुश रहें? आंसर 3. The author is of the opinion that being rich is not a condition to be happy. सिर्फ अमीर होना या पैसे वाले होना यही एक कंडीशन नहीं है कि हम खुश रह सकते हैं, और being poor to be unhappy, या कोई गरीब है तो वो हमेशा दुखी होता होगा। The real happiness lies in contentment. जरूरी नहीं है अगर कोई गरीब अपने लाइफ से सेटिस्फाइड तो वो खुश है, और अगर कोई अमीर भी है पर अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं, तो आज आप देखिए ना, जो ज्यादातर जो सुसाइड के केसेस आते हैं वो जरूरी नहीं कि वो गरीबों के घर से आते हैं, अमीरों के घर से भी आते हैं। अगर आज मुझे 90% चाहिए, आज मुझे 90% नहीं आया, तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इस एग्जाम में पास करना था, एग्जाम में पास नहीं कर पाए, उसके लिए सुसाइड कर लेते हैं। पेरेंट्स का बर्डन इतना होता है, पर ये चीज गलत है। हमें जिंदगी से कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि अगर हम जीतेंगे तो ये करेंगे, तो अगर हम हारेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अगर हम हार जाएंगे तो उस चीज को कैसे हम खुद को दोबारा खड़ा करेंगे, उस चीज को पाने के लिए दूसरी टेक्निक अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि हम जिंदगी से हार जाएंगे, जिंदगी इतनी छोटी नहीं है जो कोई भी चीज के लिए हम हार जाए, चाहे वो कोई भी बड़ी से बड़ी बात क्यों ना हो जाए। The rich works harder to fulfill all their dreams, desires. जो रिच है, जो अमीरों होते हैं, क्या करते हैं, बहुत दिन रात मेहनत करते हैं अपने डिजायर्स को पूरा। आज एक कंपनी खड़ा किया, कल 2 करना, कल 3 करना, दिमाग में सिर्फ ख्वाहिश है और कुछ नहीं है, खुद के लिए समय नहीं है, पर ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है। However, Gandhi ji believes that our desire become more unbridled when we try to satisfy them. ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही है कि हमारे जो डिजायर्स है ना, जो हमारी जो ख्वाहिशें है ना, वो हमें और ज्यादा ना बंदी बना देती है, ताकि हम उसको हर वक्त उसी के पीछे लगे रहे, उसे संतुष्ट करने के लिए। Thus, despite their best efforts, they cannot satisfy their desires. They fail to achieve it. वो हार जाते हैं, वो अचीव नहीं कर पाते हैं कि कैसे उन्हें अचीव करना है। This leaves them sad. यही है जो उनका दुख का कारण बनता है। On the other hand, the poor leads a content life and not multiply their want. तो जो गरीब होते हैं ना, वो खुद में संतुष्ट रहते हैं, उन्हें पता है कि हमारे पास इतना ही आएगा और हम इतना ही से खुद की जिंदगी को बसर करें, इससे आगे ज्यादा नहीं सोचें, और अपनी ख्वाहिशात को भी नहीं बढ़ाते हैं ज्यादा। A man can be content by only controlling his mind. सिर्फ अपने दिमाग से ही वो लोग खुश रहते हैं। अगर अमीर भी ये दिमाग को अपना संतुष्ट कर लेना तो वो भी खुश रहेंगे। In this way we see that happiness is in the real sense is a state of mind. खुशी जो होती है ना, उसे दिमाग से होती है, कोई चीज से नहीं कि आज हमें ये चीज मिल जाएगा, वो चीज मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। खुशी से हमारे दिमाग में होती है, और अगर हम अपने दिमाग से खुश हैं तो हम जिंदगी में वाकई खुश रहेंगे। Question 4. Why our ancestors feel satisfied with small villages? हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांव से क्यों satisfied थे? Did they do the right thing? क्या उन्होंने सही चीज किया? Will it be wise today to follow our ancestors in this connection? क्या आज भी हम अपने ancestors को फॉलो कर सकते हैं, उनकी रास्तों पर चल सकते हैं?
गिव योर ओन व्यू, अपना अपना व्यू दीजिए। गांधी जी राइट दैट आवर एंसेस्टर्स वर क्वाइट कंटेंट टू लिव इन विलेजेस एंड कंसिडर टाउन्स अ प्लेस वेयर द रिच रॉब द पुअर। और गांधी जी जो है ना, वो हमेशा ये चीज जानते थे कि हमारे जो पूर्वज है ना, वो गांव में खुश रहते थे। इसी चीज को बता रहे हैं। और शहर को वो क्या समझते थे ना, कि ऐसा जगह जहाँ पे जो अमीर है ना, वो गरीब को लूटते हैं। They were of the opinion that town is a place where vices have many faces। ये बात बिल्कुल सही है कि वो जानते थे ना कि टाउन ऐसा जगह है ना, ऐसा शहर जिसे कहते हैं ना कि ट्रैप, एक जाल है जहाँ पे बुराइयां की बहुत सारी शक्ल है। आप किसी एक इंसान पे नहीं समझ सकते कि उसके कितने सारे रूप होंगे। द एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन एडवोकेट्स फॉर द विलेज लाइफ। और एंशिएंट सिविलाइजेशन है ना, वो हमें यही चीज समझा रही है, इसी चीज के ऊपर हमारे ज्यादा फोकस कर रही है, हमें समझा रही है कि हम विलेज लाइफ यानी कि गांव की जिंदगी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, महत्वपूर्ण दे, एज इट बिकम्स द एपिटोम फॉर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमारे जो है ना सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, ये हम तभी कर सकते हैं जब हम गांव में रहेंगे या शहर के जाल से अपने आप को दूर रखेंगे। In this way, गांधी जी reminds us of the dangers human race is facing today। और हमें आज के डेट में ना गांधी जी हमें इस चीज से आगाह कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि आज जो आने वाली जो हमारी जो नुकसान होने वाली है हमारे देश के लिए, वो हम उस चीज से हमें पहले से आगाह कर रहे हैं। टुडे विद द स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन, और जो लोग जो शहर गांव से उठ के शहर में आ जा रहे हैं और इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, इस चीजों से ना वो हमें पहले से आगाह कर दिए, ये चीज बुराइयां की तरफ ले जा रही है। जो आप आज देख सकते हैं हर न्यूज चैनल में, हर एवरीडे न्यूज पेपर में, कि बुराइयां कितनी तेजी से फैल रही हैं। अच्छाइयां तो बहुत कम ही दिखती हैं हमें। शहर में लूट, ऐसा नहीं कि गांव में नहीं होता, गांव में भी होता है, पर शहर में इस चीज की आबादी ज्यादा है ना यहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ ज्यादा क्राइम देखने को मिलता है। लोग अब गाँव की जिंदगी को अच्छा नहीं समझते हैं। लाइफ बिकम्स अ स्लेव टू द लग्जरीज एंड स्पिरिचुअलिज्म इज लेफ्ट फार बिहाइंड। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो जिंदगी है ना, वो गुलाम बन गई है इन मशीनों की, और हम स्पिरिचुअलिज्म, खुदा से बहुत दूर हो चुके हैं। द राइटर राइटली ऑब्जर्व द ग्रेटेस्ट benefit of village life is that it preserves the Indian civilization and culture in the truest senses। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो एक्चुअल में जो विलेज लाइफ है ना, गांव की जिंदगी, वही हमारी सभ्यता को जिंदा रखी आज तक हमारे देश में। आप देख ले ना, आप देख ले कि गांव में आज भी हमारी सारी सभ्यता को माना जाता है, मान्यता दिया जाता है। और शहर में बहुत कम लोग हैं जो अपने धर्म को भी सही से नहीं जानते हैं या अपने धर्म को भी फॉलो नहीं करते हैं सही से। Our ancestors were justly satisfied with life in small villages। और हमारे जो ancestors थे ना, वो बिल्कुल अपनी जगह में बिल्कुल सही थे, कि वो गांव की ही जिंदगी से वो बिल्कुल खुश थे और वो अपनी जगह में बिल्कुल सही थे। Question 5, discuss the negative features of Western civilization। आंसर 5 जो नेगेटिव है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ फीचर्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्टैंड्स फॉर मटेरियल लाइफ। वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, वो मटेरियल लाइफ में है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, मतलब सिर्फ मटेरियल लाइफ में, कि मतलब जो वस्तुएं की जिंदगी, जो वस्तु है ना हमारे, बस उनके पीछे। वेस्टर्न कंट्रीज हैव डेवलप्ड ऑन द मटेरियल लाइन दैट लीड्स टू अ लाइफ ऑफ लग्जरी। उनके पास लग्जरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उनके पास आराम की चीज है जो उन्हें चाहिए, उन्होंने सब चीजें बना ली है अपनी जिंदगी में। इट बिलीव इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स। वो सिर्फ इच्छाओं को बढ़ाने पे ही उनकी पता है कि कैसे इच्छाओं को बढ़ाना और कैसे तरक्की करना और कैसे लूटना है गरीबों को। दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू फुलफिल देयर वर्ल्डली डिजायर्स। मैंने कहा ना, वो हर मुमकिन कोशिश करनी है अपनी जो जरूरतों को कैसे पूरा करना है, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं और हर दिन इसी के पीछे लगे रहते हैं। However, in doing so, they developed a distance from the religion and God। पर वो खुद को ना बहुत दूर कर ले। एथिस्ट क्या है? एथिस्ट क्या होते हैं? एथिस्ट जो लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो क्या होते हैं? उनको नहीं मतलब है, उनका यही मानना होता है कि भगवान क्या है, भगवान तो कुछ नहीं करता, खुदा तो कुछ नहीं करता हमारे लिए, हम तो खुद सब कुछ कर रहे हैं। अगर हमें एक पानी भी पीना तो हम खुद से जाके पी रहे हैं, मशीन हम खुद से बना रहे हैं, हर कुछ तो हमने खुद से किया है ना। तो इसलिए ना वो धर्म से, खुदा से बहुत दूर हो चुके हैं। The writer seems to be quite content that our country has not progressed on material line। इस चीज पर हमारे जो राइटर है, जो महात्मा गांधी जी, बिल्कुल खुश है कि हमारे जो देश है में लोग जो है सिर्फ मटेरियल लाइन पे नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें चीजों को बनाना है और सिर्फ उन्हें बेचना है, उन्हें खुदा से भी कनेक्शन है। ताकि अगर हम खुदा को भूल जाएंगे ना, तो हमारे अंदर की जो इंसानियत है ना, वो भी मर जाएगी, हम सिर्फ लोगों को लूटने में रहेंगे।
वो ब्रदरहुड जो कहते हैं ना, ब्रदरहुड, वो चीज हमारे अंदर खत्म हो जाएगी। एक ताई भाई भाई से भाईचारगी, ही इज रादर हैप्पी दैट इट हैज प्रोग्रेस ऑन स्पिरिचुअल लाइन। हम इस चीज से ज्यादा खुश है कि हमारा देश जो है प्रोग्रेस कर रहा है स्पिरिचुअल लाइन में। बिकॉज when the world will become a wasteland devoid of religion and God, जब देश पूरा दुनिया जो है ना मटेरियल लाइन के पीछे जाएगी ना, भागेगी, कब तक भागेगी? एक ना एक दिन तो बंजर जमीन कहलाएगी जहां पर खुदा का नाम और निशान नहीं होगा। इंडिया विल लुक लाइक एन ओएसिस एंड विल बी रेडी टू लीड द वर्ल्ड। ओएसिस कहते हैं चमक, तो हमारा जो देश है ना वो चमक लगेगा बाकी देशों से, सबसे ज्यादा चमकने वाला होगा, और तब हमारा देश बाकी देशों को खुदा के रास्तों पर या भगवान के रास्तों पर ले जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहीं तक एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने जरूर एक्सप्लेन करूंगी। तब तक आप प्लीज मेरे वीडियोस को वॉच करें, और कोई भी प्रॉब्लम्स और डाउट्स हो आप प्लीज मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।